Hey guys, this is Praveen Kumar. You are watching online video lecture presented by Exemplar Classes and you are watching Chemistry Class 12 Chapter number 1 Solid State, and the today's topic is defects in solid or imperfections in solid. ये वीडियो आप देखेंगे दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2, और सबसे लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे न्यूमेरिकल्स। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट तक देखिए और अपने डाउट्स को पोस्ट ज़रूर कीजिए। जिन जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कई सारे इंटरेस्टिंग स्टडी मटेरियल्स और वीडियो लेक्चर्स पूरे साल ऐड होते रहेंगे, क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए, IIT JEE के लिए, नेट के लिए, और अपने बेनिफिट के लिए आपके पास ऑप्शंस है। यू कैन स्टडी फॉर फ्री। So keep subscribing, keep liking the video, post your comment so that we can provide you the best possible solutions. मान लीजिए कि क्रिस्टल में कुछ डिफेक्ट्स हो और उस डिफेक्ट की वजह से उसके जो केमिकल फार्मूला हो उसमें कुछ बदलाव आ जाए, कुछ चेंजेस आ जाएं। ऐसे डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं नॉन स्टाइसोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी उस डिफेक्ट के वजह से उस केमिकल कंपाउंड ने अपनी स्टाइसोमेट्री को मेंटेन नहीं किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो रेशियो ऑफ केटायन टू एनायन है, जो केमिकल फार्मूला उसका इंडिकेट कर रहा है, वो कुछ और हो गया। सो फर्स्टली टेक द डेफिनेशन। इफ एज अ रिजल्ट ऑफ इम्परफेक्शन ratio of cation to anion changes, then its actual chemical formula. Such defects are known as non-stoichiometric defect. ये दो तरह के होते हैं। It could be either metal excess defect और metal deficient defect, यानी आपका केमिकल कंपाउंड का या तो उसमें मेटल ज़्यादा हो जाएंगे या फिर मेटल कम हो जाएंगे। तो देखते हैं कि वो कैसे होते हैं, हाउ इट अराइजेस। बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है ये कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह से हो सकते हैं। मैंने दो एग्जाम्पल लिया है, एक NaCl का लिया है, दूसरा ZnO का लिया है, आपको दोनों केस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो फर्स्ट आप केस देख रहे हो इसमें हम लोग एक काम करते हैं कि मान लीजिए कि ये NaCl का क्रिस्टल है और इसके ऊपर अगर मान लीजिए कि मैंने सोडियम वेपर पास करवाया, राइट, तो क्या होने वाला है, जो सरफेस पर लेट से कि कोई आपका Cl माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन को दे करके वो यहाँ छोड़ेगा और इसके साथ ये बॉन्डिंग बना सकता है। इन दैट केस व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज कि आपका जो Cl का है, मान लीजिए कि एक Cl, ये Na है और इसकी बॉन्डिंग इसके साथ हो गई, तो ये Cl यहाँ से निकल गया। और जब Cl यहाँ से निकलेगा तो अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको यहीं पर छोड़ देगा और एक बॉन्ड बना करके ये वेपराइज हो गया, बाहर की तरफ निकल गया। इसको आप क्या कह सकते हैं, यू कैन से यहाँ पर एक आपका जो एनायन की है वैकेंसी क्रिएट हो गई है। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड इट हैज़ क्रिएटेड बाय एनायन वैकेंसी। तो ये हमने विलिंगली करवाया। और जो एनायन की वैकेंसी है, देखिए एनायन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, चार्ज तो अभी भी सेम है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, लेकिन पहले जो आपके सोडियम के आयन थे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 आपके क्लोरीन के आयन थे। पर अब अगर आप देखोगे तो 8 सोडियम के आयन हैं, लेकिन क्लोरीन के आयन कितने हो गए, 7। यानी क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है उसका काउंट कम हो गया और मेटल का काउंट ज़्यादा हो गया। दैट इज द मीनिंग ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, इट इम्पार्ट दो एनर्जी और इसके वजह से इसमें कुछ कलर फॉर्मेशन होते हैं। तो कुछ कंपाउंड, जैसे अगर NaCl में आप ये डिफेक्ट देख रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू गिव यू येलो कलर। आप इलेक्ट्रॉन्स ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको रिलीज़ करता है, जिससे ये आपको कलर देखने को मिलता है। एंड
LiCl will give you pink color, KCl will give you violet color. जर्मन लैंग्वेज में एक वर्ड है फेबो विच हैज़ द मीनिंग एज कलर। तो फेबर का मतलब होता है कलर जर्मन में, इसलिए अगर आपके एनायनिक वैकेंसी पर इलेक्ट्रॉन है तो इसका एक नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एब्सेंटो। सो व्हाट इज एब्सेंटो? मेटल एक्सेस डिफेक्ट में अगर आपके एनायनिक वैकेंसी पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इसके वजह से कुछ कलर क्रिएट होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन आपका एनायनिक वैकेंसी पर है यही एब्सेंटर कहलाता है। तो आप अगर यहाँ देखें तो क्लोरीन कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7। मैं यहाँ पर काउंट वाइज लिखता हूँ, दैट इज 7 Na एंड 8 Na एंड 7 Cl। मेजॉरिटी क्या हो गया? मेटल। जबकि अगर ये परफेक्ट क्रिस्टल होता तो क्या होता? 8 Na एंड 8 Cl, यानी ये है नॉन मेटल पार्ट, वो घट गया, दैट इज कॉल्ड द एनायनिक वैकेंसी। अब दूसरा एक तरीका हो सकता है, लेट्स से दिस परफेक्ट क्रिस्टल तो ZnO का क्रिस्टल है, तो मैं एक चीज़ लिखूँ ZnO, और अगर आप इसे हीट कर दो, इफ़ यू हीट द जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल इट इज़ गोइंग टू गिव यू दिस, दैट इज Zn2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आप इस बात से अवेयर हैं। आप फिलहाल अगर यहाँ पर देखें तो आपको 8 Zn2+ देखने को मिलेगा और 8 O2-। यू कैन काउंट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। मान लीजिए मैंने इस क्रिस्टल को हीट किया, तो हीट करने की वजह से क्या होगा, ये जो Zn2+ है ये इस क्रिस्टल में ही रह गया है, जबकि ऑक्सीजन रिलीज़ हो गया। ऑक्सीजन रिलीज़ करके क्रिस्टल के बाहर निकल गया और कुछ जिंक, याद रखिए जिंक 2+ काफ़ी छोटा एटम है, ये यहाँ पे आ गया। एक कहाँ से आया? ये क्रिस्टल के कहीं बाहर से आ गया, और इसके नेबरिंग जो इंटरस्टेटिकल साइट है, लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो हमारा जो क्रिस्टल यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर आइडल सिचुएशन आपका ये हो रहा है। अब कितने हो गए? अब अगर आप देखोगे तो 8 Zn2+ हो गए और 8 O2 8 नहीं 9 Zn2+ हो गए। अब यहाँ पर आप देखें तो भी मेजॉरिटी किसकी है? जिंक की है। तो इस केस को अगर आप मेटल एक्सेस में हो गया, 8 के मुकाबले 9 हो गया। यहाँ पर हुआ था क्या? यहाँ पर आपका एनायनिक वैकेंसी हो गया था, जबकि इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा केटायन आपके इंटरस्टेटिकल साइट पर प्रेजेंट हो गया, जिसकी वजह से मेटल बढ़ गया है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय presence of extra cation in interstitial site. So I can say by presence of extra cation in interstitial site. तो दो तरह से आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। होप आई एम क्लियर इनफ। एक बार फिर से देख लीजिए, 8 Na और 8 Cl। अब ये 8 Na पर आपका एनायन कम हो गया। ये हमने क्या किया, या आपने एक एक्स्ट्रा मेटल के एटम को दे दिया जिंक, तो उससे भी आपका मेटल का काउंट बढ़ गया। दैट इज द मीनिंग ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। एक क्रिस्टल को देखिए, अगेन आई एम टेकिंग दैट एज FeO। तो आप पहले Fe के एटम को काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर Fe2+ के कितने एटम हैं और O2- के कितने एटम हैं? सो 2 2 4 2 6 और 2 8। सो यू हैव 8 एंड 8। अब तक ये बैलेंस है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? FeO। अग्री? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है ये ऐसे ही कंपाउंड में पाया जा सकता है जहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी हो। तो आयरन की वैलेंसी आपको पता है, आयरन की 2 वैलेंसी है, एक Fe2+ और दूसरा है Fe3+। मान लीजिए किसी भी वजह से
एक Fe2+ यहाँ से हट गया, एक यहाँ से हट गया और एक यहाँ से हट गया, तो टोटल कितने हटे? 3. So 3 Fe2+ has been removed. टोटल चार्ज कितना हट गया है? +6 हट गया। पर अब इस +6 चार्ज को क्रिएट करने के लिए क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं? दैट इज सपोज इट इज Fe3+, सॉरी, और एक Fe3+ यहाँ पे आ गया। सो 2 Fe3+ is again going to give you +6 चार्ज। इलेक्ट्रिकली ये अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन अगर आप मेटल के काउंट को देखें, पहले कितना था? 8. अब आपका Fe2+ कितना हो गया है? 3 हट गए थे, यानी सिर्फ 5। और Fe3+ कितने आए? 2। जबकि ऑक्सीजन का काउंट दैट इज O2- इज स्टिल 8। तो जो मेटल का पार्ट है, यानी जो आपके कैटायन है, पहले 8 थे और अब कितने हो गए? अब ये हो गए हैं 7। यानी मेटल के एटम पहले से कम हो गए। दैट इज व्हाट वी मीन बाय मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। अब इसकी वजह से क्या होगा? 1:1 का रेशियो मेंटेन नहीं होगा, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल में बताया था। तो यहाँ पर जो कैटायन टू एनायन का रेशियो है 1:1, अब मेंटेन हुआ? नहीं हुआ। दैट इज व्हाट वी मीन बाय नॉन स्टाइसियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी यहाँ पर स्टाइसियोमेट्री मेंटेन नहीं होती है। राइट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। लास्ट सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट देखने जा रहे हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और ये आपको फिजिक्स में भी देखना है। तो ज़्यादातर पार्ट तो आपका एक सेमीकंडक्टर होगा, फिजिक्स में एक चैप्टर उसमें कवर होगा। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? दैट इज दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन आई एम राइटिंग हियर the foreign atom are present at the lattice site or it interfere into the interstitial site. This is called impurity defect। यानी किसी क्रिस्टल में जानबूझ करके कुछ इम्प्योरिटी को ऐड करना। इम्प्योरिटी कभी आप अगर ऐसा समझते हैं कि ख़राब होती है, तो ज़रूरी नहीं कि ख़राब है। कई बार ये डिज़ायर्ड होता है, हमारे फ़ायदे के लिए हम इसे करवाते हैं। तो ये 2 तरह के होंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पहला, एक जब आप आयनिक क्रिस्टल में करवाते हैं, और दूसरा जब हम लोग इसको कोवेलेंट क्रिस्टल में करवाते हैं। तो एक छोटा सा टर्म है जो अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो अगेन मैं कह दूं, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, व्हाट इज डोपिंग। एक अगर कोई स्पोर्ट्समैन है तो वो डोपिंग से अवेयर होंगे, बट ये डोपिंग थोड़ी अलग है। It is nothing but the process of adding impurity। ये है impurity defect और इसको लाया जा रहा है, हम इसको ला रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो अभी देखेंगे कि उससे हमें क्या फ़ायदे हैं। तो पहले मैं डिफाइन कर दूँ, what is doping? That is the process of adding impurity to the crystalline substance। To the crystalline substance so as to bring some, मैं लिख देता हूँ, change in property। Either it could be in property और आप चाहें तो प्रॉपर्टीज़, दोनों में बदलाव आ सकते हैं। तो प्रोसेस क्या है? कुछ ऐसी इम्प्योरिटी को क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में ऐड कर देना जिससे उस सब्सटेंस की, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी बदल जाए। इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। तो 2 पार्ट में देखना है। पहला, जब हम इम्प्योरिटी एक आयनिक सॉलिड में ऐड करेंगे और जब हम कोवेलेंट सॉलिड में ऐड करेंगे। तो मैं अभी पहले ले लेता हूँ, आई कैन राइट इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने NaCl का क्रिस्टल लिया है। तो अभी क्रिस्टल तो बना नहीं है, तो एक काम करते हैं, मोल्टेड NaCl ले लेते हैं। सो अगर आप
मोल्टेन NaCl ले लें और इसमें स्मॉल क्वांटिटी स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड कर दें। अब एक चीज़ को ध्यान रखिए, जब भी आप इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन नंबर से अलग होना चाहिए, तभी आपको डिजायर्ड चेंज मिलेगा। तो मोल्टेन NaCl लिया है, उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मैंने ऐड कर दिया एंड देन वी फाउंड समथिंग। तो मैं यहाँ पर एक क्रिस्टल बना रहा हूँ NaCl का। लेट्स से ये एक NaCl का क्रिस्टल है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो इसमें मेंटेन होना है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड किया, तो अब देखिए जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड अपने आयनिक फॉर्म में होगा तो स्ट्रोंशियम 2+ बनाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ चार्ज कितने हैं, +2, एक स्ट्रोंशियम आयन कितने सोडियम आयन को रिप्लेस कर सकता है? कहना इसे 2 सोडियम आयन लगेंगे, Na+, ये 2 पॉजिटिव चार्ज विल बी रिप्लेस बाय दिस 2 पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या पाएंगे, एक Na+ यहाँ से हट गया, एक Na+ यहाँ से हट गया और इन दोनों के पोजीशन पर एक स्ट्रोंशियम आयन प्रेजेंट हो गए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अब मेंटेन है। अब जरा देखिए कि इससे होगा क्या। ये एक खाली जगह है। नाउ आयंस कैन मूव फ्रीली। इससे हमें फ़ायदा क्या है? इससे हमें फ़ायदा है कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। सो आई कैन से व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, इट कॉजेज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वेल, एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करूं, मोल्टेन NaCl में आप थोड़ा सा क्वांटिटी स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड कर दें, फिर इसको ठंडा होने दें। ठंडा होगा तो एक नया क्रिस्टल बनेगा और जो नया क्रिस्टल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, राइट। तो उसमें एक स्ट्रोंशियम आयन ने क्या किया, एक स्ट्रोंशियम, चलिए कैटायन कह देते हैं, उसने 2 सोडियम आयन को रिप्लेस कर दिया। इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है इंक्रीज इन इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक क्लैटिक पॉइंट वैकेंट है विच इज़ गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग देखेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड, इसको समझने के पहले हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल के मूवमेंट का कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन, लेट्स मार्क इट विथ, केवल निगेटिव कर दे रहा हूँ, ऐसा निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ऐसा। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अब जानते हैं पॉजिटिव। तो मान लीजिए कि यहाँ पर से मैंने इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो यहाँ पे चार्ज कैसा बच गया, पॉजिटिव। ये एक इमेजिनरी चार्ज, ये जो वैकेंट स्पेस आप देख रहे हैं इसे ही हम लोग कहते हैं होल। इलेक्ट्रॉन के हटने से होल क्रिएट होता है, विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू अ पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए मैंने अभी पॉजिटिव आपको नहीं दिखाया, पर आप कह सकते हैं। अब जरा एक चीज़ को देखिए, ये खाली जगह है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तब यहाँ पर खाली जगह हो गया और ये यहाँ आ गया। ये इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ मूव कर गए तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं ज़रा नीचे बनाता हूँ, दैट इज़ टू अंडरस्टैंड द केस। ऐसा, अब खाली जगह पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। आई कैन से पॉजिटिव यहाँ, पॉजिटिव अब यहाँ आ गया। अब ये इधर आएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव। और अगर मैं इस वाले केस को दिखाऊं ऐसा बड़ा, तो ये यहाँ आए तो यहाँ पे आया आपका चार्ज और ये इधर मुड़ेगा तो ये यहाँ, फिर ये यहाँ। इन दैट वे यू कैन सी, इज इट नॉट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन? यस, इट इज़ बेसिकली द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्रिस्टल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिफाइन करती है। यह चीज़ें ऐसी ही होती है, जहाँ खाली जगह है इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रैंडमली स्विच कर सकता है, और इस वजह से अगर कहीं भी होल क्रिएट हुआ है, क्या मैं ये कह सकता हूँ
तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी। यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी जब हम लोग कोवेलेंट सॉलिड में विलिंगली इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं टू अचीव दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। मैं इसे दो पार्ट में बांटता हूँ जो इम्प्योरिटी अभी ऐड होगी है। सबसे पहले ले रहे हैं सिलिकॉन की क्रिस्टल्स। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट को देखेंगे तो उसमें आपको कुछ अलग ऑक्सीडेशन नंबर वाले इम्प्योरिटी को डालना है। ये है आपका सिलिकॉन जो आता है ग्रुप नंबर 14 में। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम है, दैट इज़ +4। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक पेंटावैलेंट एटम, एक चीज़ याद रखिए, साइज़ जो इस क्रिस्टल जिस चीज़ का भरा हुआ है, जिस एटम का, उसके कंपैरेबल साइज़ की ही आप इम्प्योरिटी को ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा डालेंगे तो वो क्रिस्टल में फिट नहीं होता। तो मान लीजिए कि इनमें से कोई एक मैंने रिप्लेस कर दिया है एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से, दिस P। पर आप P में जानते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक सिलिकॉन हट गया और उसके जगह कितने होते हैं? 5। ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हो एक्स्ट्रा, ये हो गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन यूज्ड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने पर्पसली सिलिकॉन की क्रिस्टल में फास्फोरस को एम्बेड किया हुआ है ताकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इस तरह के सेमीकंडक्टर का एक नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। हुआ क्या? I can say higher conductivity of electricity, right? तो हमने एक इम्प्योरिटी को ऐड करा करके हायर कंडक्टिविटी अचीव कर ली। फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ने कोवेलेंट बनाए, 1 फ्री रह गया। एक तरीका हुआ ये। मैंने अभी आपको दिखाया था कि होल्स भी ये काम कर सकता है। अच्छा, एक चीज़, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कैसे मूव करेगा? मान लीजिए एक आकर के इसको रिप्लेस कर दे, ये अगर यहाँ आएगा तो ये फ्री होगा, और इसी तरह से पूरे के पूरे क्रिस्टल में जितने फास्फोरस एटम होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था द कंसेप्ट ऑफ होल। अगर मान लीजिए मैंने विलिंगली होल क्रिएट करवा दिया तो होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जाता है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ ऐड कर दूँ, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? दैट इज़ बाय एडिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। एग्जाम्पल फॉस्फोरस, आर्सेनिक, जो भी आपका ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट हैं उसको ऐड करके बन सकता है। वेल, लेट्स लुक एट द सेकेंड वे। हमारा जो सेकेंड वे है, अगेन एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है और हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। सो आई एम एडिंग, मैं लिख रहा हूँ एडिंग ट्राइवैलेंट एटम। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? +3। एक बात याद रखिएगा कि जिस सब्सटेंस का आपका क्रिस्टल बना हुआ है उससे अलग ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग डोपिंग कराते हैं। तो चलिए एक को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए, एक सिलिकॉन अगर हटेगा तो ये इसके जगह क्या आएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? चलिए मैं चार्ज को हटा दे रहा हूँ, एल्यूमिनियम। अब अगर आप यहाँ देखें, चलिए इसको मैं ऐसा कर दे रहा हूँ ताकि दिखे इलेक्ट्रॉन, और इसको मैं खाली जगह बना दे रहा हूँ। ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये है वैकेंट स्पेस, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल बाय। यहाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ हम क्या ज्यूम करते हैं कि वहाँ होल है। दिस इज योर होल। अब अगर एक होल है तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी वहाँ जाने की। क्या हो सकता है? मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाए, इसकी पूरी तो होल यहाँ क्रिएट होगा, फिर इसको पूरा करने के लिए कोई और, और इससे होल्स के मूवमेंट होंगे।
देखिए, दरअसल मूवमेंट होल्स का नहीं होता है, होल्स को फिलअप करने जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का होता है। होल्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बस एक टर्म है जो हमने समझने के लिए बनाया हुआ है। और अगेन इससे होगा क्या, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर बना कैसे, बाय एडिंग अ ट्राइवेलेंट एटम। पर्पस ये करेगा क्या, अगेन इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होना चाहिए, अगर आप एक मेटालिक कंडक्टर लेते हो और उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस घट जाता है। बस सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता। अगर आप यहाँ टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो याद रखिए, इसमें आपने एक इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट भी देखा हुआ था सिलिकॉन के ही क्रिस्टल में, और ये उससे बियॉन्ड होते हैं, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और बढ़ जाती है। इसके रेशियोज़ के बारे में, या जो भी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती है कितनी बढ़ती है, डिटेल तो आप देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। पर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा बड़ा छोटा सा होगा, दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। वहाँ हम लोग इसको देखेंगे कि हाउ इट एक्चुअली हैपन्स। सो एज पर द थ्योरी ऑफ द डिफेक्ट्स इन सॉलिड इज कंसर्न, दिस इज ऑल। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सम न्यूमेरिकल्स। 3 छोटे से न्यूमेरिकल हैं, एक इम्स में आया हुआ है 2008 में, ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो वो मैं करा रहा हूँ। देखिए, NaCl इज डोप्ड विथ 10⁻³ मोल परसेंटेज। मोल परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, 100 मोल NaCl अगर है तो इसमें डोपिंग कितने की गई है, दैट इज 10⁻³ मोल ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड उसमें ऐड किया गया। मुझे कंसंट्रेशन पूछा गया, परसेंटेज तो पूछा नहीं गया, कंसंट्रेशन पर मोल में निकालेंगे। तो अगर 1 मोल NaCl है तो उसमें कितना हो जाएगा आपका 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100, विच इज़ 10⁻⁵ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड किया गया है। अब जरा याद कीजिए, एक एटम अगर आपने स्ट्रोंशियम का डाला था, जस्ट आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, तो वैकेंसी कितनी क्रिएट हुई थी, एक हुई थी। बड़ा ही सिंपल सा है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड Na+, तो एक ने कितने जगह को ऑक्यूपाई कर दिया, 2 को, तो वैकेंसी कितनी बची रह गई, 1 बची रह गई। वेल, तो यही हमारा आंसर होगा, दैट इज 1 मोल ऑफ NaCl विल क्रिएट दिस मच मोल ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड। और एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड का आयन, 1 स्ट्रोंशियम क्लोराइड आयन विल कॉज 1 केटायन वैकेंसी, राइट। तो अगर कंसंट्रेशन आपको दिया गया है तो 1 मोल में कितने केटायन होते हैं, दैट इज 10⁻6.033 एवोगाड्रो नंबर के बराबर। सो द टोटल नंबर ऑफ केटायन इज गोइंग टू बी दिस मच मोल। सो 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो टोटल नंबर मुझे मिल जाएगा, इतना केटायन पर मोल होंगे। सो योर आंसर कैलकुलेट बड़ा ही सिंपल है, करके देख लीजिए। सो 10⁻18 केटायन वैकेंसी पर मोल ऑफ NaCl। So that's your answer. Hope you find it the easier one. अब एक क्वेश्चन लेंगे जो आपका AIPMT 2008 में आया था। इसमें कहा गया है कि एज पर जितने भी Na+ आयन है उसे एल्युमिनियम 3+ आयन से अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो आपको बताना है कि 1 मोल NaCl में कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई है। उम्मीद है आप NaCl के स्ट्रक्चर से क्लियर होंगे, अगर नहीं तो मैं यहाँ एक शॉर्ट में स्ट्रक्चर बना दूँ। याद रखिए, एक FCC लैटिक बनता है NaCl का। अगर आपने नहीं क्लियर है तो पिछला लेक्चर्स जो है वो आप देख लीजिए, मैं इसको शॉर्ट में बना रहा हूँ। FCC लैटिक क्लोराइड आयन से बना हुआ था, दैट इज Cl- जो है वो इस लैटिक साइड पर होंगे। यहाँ Cl होगा,
यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और Na कहाँ पर होता है? Na होता है एज पर, दैट इज़ एक Na आपको यहाँ होगा और फिर यहाँ पर भी FCC यानी फेस सेंटर। देखिए Cl यहाँ है, यहाँ सॉरी यहाँ पे होगा। Na कहाँ पर है? Na आपको एज पर मिलेगा। Na इस क्रम में आपको एक और चीज़ देखनी है। देखिए इसको आप नीचे से ड्रॉप करोगे और इसको आप पीछे से ले जा करके मैच करोगे। यहाँ पर भी क्या होगा? Na। तो आप जो Na का पोजीशन देख रहे हो, Na एटम कहाँ पर है? आइडेंटिफाई द Na एटम पोजीशन, दैट इज आई कैन से एट एजेस एंड प्लस, और क्या है? बॉडी सेंटर पर है। आई कैन से एट बॉडी सेंटर। आपसे कहा गया है कि ये जो एल्यूमिनियम 3+ आयन है एज का रिप्लेस हुआ है, जो बॉडी सेंटर पर है वो रिप्लेस नहीं हुए हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं कि टोटल Na एटम हैं कितने। तो 1 लैटिक सेल में आप अगर देखोगे 1 लैटिक यूनिट में द टोटल नंबर ऑफ Na एटम इज इक्वल्स टू, टोटल एज कितने होंगे? 4 4 8 और 4 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय जो Na का एटम एच पर होता है वो एक यूनिट सेल से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन शो करता है? 1/4, दैट इज 1/4। ये हो गया 3 प्लस एक जो सेंटर पर है वो पूरा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, दैट इज 4, सॉरी दैट इज 1। सो आई कैन से टोटल 4 एटम यहाँ पर है। अब इस 4 एटम में रिप्लेस कितने हो रहे हैं? केवल एज वाले रिप्लेस हो रहे हैं, राइट? तो 4 एटम में से रिप्लेस कितना हो रहा है? सो आई कैन डायरेक्टली राइट आउट ऑफ 4 Na एटम 3 आर रिप्लेस्ड। कितने रिप्लेस हो गए? 3। वो जो एज पर है, ये था एज पर और ये था आपका सेंटर पर, ये रिप्लेस हो रहा है, राइट? तो 1 मोल ऑफ NaCl में अगर मैं पूछूं कि कितना Na एटम होगा तो हम कह सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ द एवोगाड्रो नंबर, उतने यहाँ पर होंगे। इतने रिप्लेस हो गए। कितने रिप्लेस हो गए? 3/4 ऑफ द एवोगाड्रो नंबर। रफ कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मैंने कैलकुलेट कर लिया है एंड दैट कम्स एज 4.517 into 10 to the power 23 atoms, राइट? अब यहाँ देखिए वैकेंसी क्रिएट कितनी होती है, आपसे पूछा कैलकुलेट द वैकेंसी। अगर मान लीजिए कि मैं इसको एल्युमिनियम से रिप्लेस कर दूँ, किससे रिप्लेस किया? एल्युमिनियम से। एक तो यहीं पर लग जाएगा Na+ के जगह, आपका एक वैकेंसी यहाँ हो गया। फ्री कितना करेगा? ये 2 करेगा। सो आउट ऑफ द 3 वैलेंसीज कितने केटायन इसने बनाए, कितने फ्री वैलेंसीज इसने बनाई? सो आई कैन से दैट इज फॉर एल्यूमिनियम 3+, एक तो ऑक्यूपाई हो गया, Na+ के जगह एक चार्ज प्लस कंपनसेट हो गया, 2 आपको फ्री चार्ज मिले हैं क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है 3। So I can say that is your free vacancy is equals to 3 में से कितनी फ्री होंगे? 2, that is 2/3। तो एक एटम का 2/3, तो इतने एटम का 2/3 ऑफ दिस, that is 4.517 into 10 to the power 20, 3.01 into 10 to the power 23। एम्स 2018, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद एक पॉपुलर क्वेश्चन ले लेते हैं जो कई बार एग्ज़ाम वगैरह में आ जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था ये मेटल डिफिशिएंट इफेक्ट जो आपने देखा था, डिफेक्ट उसमें आपने देखा था। मैं पहले फॉर्मूला लेता हूँ, Fe 0.93O1.0। नॉर्मली FeO फार्मूला होता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर एक वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से देखें, क्या मैं कह सकता हूँ 93 Fe एटम
कितने के साथ बॉन्डिंग बना रहा है? मैंने कहा 100 ऑक्सीजन एटम से। कुछ नहीं, मैंने दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ जो आप 93 एटम्स देख रहे हैं आयरन के, तो मैंने अज्यूम किया कि Fe3 प्लस X एटम्स हैं, तो Fe2 प्लस कितने हो जाएंगे? 93 माइनस X एटम्स। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितने हो जाएंगे? +3 मल्टीप्लाइड बाय X। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितने हो जाएंगे? +2 मल्टीप्लाइड बाय 93 माइनस X। और ये कितने के बराबर होगा? ये 100 ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसके बराबर होगा। तो एक ऑक्सीजन के एटम के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 100 के ऊपर इतना होगा। वी कैन सॉल्व इट फॉर X विच कम्स एज 14। तो हम कह सकते हैं Fe3 प्लस इज 14, सो Fe2 प्लस इज 93 माइनस 14, 12। तो इस हिसाब से अगर इसका फार्मूला मैं लिखने जाऊं, दैट इज़ Fe 0.9301.00, तो एक्चुअल फार्मूला आपको बेसिकली ऐसा दिखना चाहिए। Fe3 प्लस 0.14, Fe2 प्लस 0.79 ओ 1.00। यही चीज़ इसके बराबर लिखी जाती है। नाउ लेंगे, दैट इज़ मोलर मास कितना है? आप आयरन का 56 ले लीजिएगा, आयरन चाहे कुछ भी हो, मोलर मास तो सेम ही रहेगा। सो 56 68.08 ग्राम। और Fe3 प्लस का मोलर मास कितना हो जाएगा? 56 मल्टीप्लाइड बाय Fe3 कितना है? दैट इज 0.7.84 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस इस जो Fe3 का मास है 7.84, टोटल मोलर मास कितना है? 68.08। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई आंसर आएगा 11.5 ग्राम। 3 अच्छे न्यूमेरिकल लगे थे, मैंने डाल दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कई सारे वीडियोज़ आएंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ और आपके डाउट्स हैं तो कमेंट ज़रूर पोस्ट कीजिए। जितना पॉसिबल होगा मैं और भी वीडियोस ऐड करूंगा। और बहुत जल्द आपका एक और टॉपिक होगा, शायद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसके वीडियो भी ऐड हो जाएंगे। तो तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू।